हे गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विज़न की 16th एंड 17 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन सीक्स एप्लीकेशंस अंडर आईटीएस अंडर इट्स डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेशंस मांग रही है 100 डोमेस्टिक कंपनीज से, स्टार्टअप से, या फिर जो भी एमएसएमईस में है, अंडर किस स्कीम के अंदर, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो, जैसे हमने गाइस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पढ़ी है, तो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी 20 डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज हैं, जो सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन कर रही हैं, उनको हम नर्चर करेंगे, उनको एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उनको हम कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट उनका जो अगले 5 साल में उनका टर्नओवर 1500 करोड़ तक पहुंचा सके। फाइन। और इसको काम करने में जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो उसको एज अ नोडल एजेंसी है। फाइन। तो स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो तीनों कंपोनेंट्स को आप एक बार पढ़ लो। एक तो है चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इसके अंदर क्या करता है, जो सीडीएसी है वो क्या करेगा, इंडिया चिप सेंटर को सेटअप करेगा, सो दैट वो क्या कर सके, किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, उनकी स्टेट ऑफ आर्ट को समझ सके और उसका असेस कंपनीज तक पहुंचा सके। सेकेंड है प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी एलिजिबल कंपनीज़ हैं या जो भी एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, उनको हम 50% तक रिएम्बर्स कर देंगे। मतलब कि अगर आपका 100 करोड़ खर्च हुआ तो 50% उसका 50 करोड़ तक रिएम्बर्स कर देंगे। लेकिन जो सीलिंग रख दिया 15 करोड़ तक की पर एप्लीकेशन। ठीक है। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इसका मतलब तो ये नहीं है ना, सब 200 करोड़ खर्च लोगे तो 100 करोड़ दे, नहीं, 15 करोड़ तक की आपको मतलब कि वापस मिल जाएंगे। डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव में क्या है, इसके अंदर ये है कि अगर आपका टर्नओवर अगले 5 सालों में 30 करोड़ पर मतलब सीलिंग इतना पहुंच गया, तो उस पर आपको 6 से 4% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। और वो अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स को मिलेगा जहाँ पे भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को डिप्लॉय किया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। फाइन। अब आप देख सकते हो स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हमने कहा कि कोई डोमेस्टिक बात हो रही है कि हमें अपने सेमीकंडक्टर का जो कंटेंट है उसको डोमेस्टिक बनाना है, ज़्यादा ज़्यादा इंडिजनाइजेशन करना है, सो दैट हम कम से कम इंपोर्ट कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, अपना जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा असेस अपने इंडिया में ही लेके आना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ की जो ग्रोथ है उसे अच्छी करनी है, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया स्टैंड्स ऑन द नेपाल बाउंड्री वेल नोन कंसिस्टेंट एंड द अनएम्बिगियस इंडियाज एम्बेसी। तो कहते जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में है। देखो इसको बोला गया, देखो आपको देखा हुआ कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल में थोड़ी टेंशन हुई थी बॉर्डर को लेके। ठीक है। तो स्टेटमेंट आई है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डिसकॉन्टेंट है नेपाल को लेके, तो जिसमें ओवर रिपोर्ट जिसमें क्लेम किया कि इंडिया क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कुछ जो एरियाज़ हैं जो नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड करके वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चला रहा है। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, उस जगह को अपना समझ के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चला रहा है, और नेपाल मानता है कि वो चीज़ मेरी है। रिसेंटली क्या प्रधानमंत्री ने जो रैली, पब्लिक रैली में बोला है कि जो लिपू लेक कंस्ट्रक्शन होएगी कहाँ पे, लिपू लेक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कहाँ पे, बाय BRO, दैट इज़ अ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। अभी क्या इंडिया और नेपाल में डिसएग्रीमेंट है किस किस एरियाज़ को लेके, एक तो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पीदरे, और ये तीनों उत्तराखंड में, बाकी सुस्ता जो बिहार में। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब पिछले साल जब ये सब चढ़ा था 2020 में। नेपाल क्या करता है, 1816 की जो ट्रीटी ऑफ सुगाली है जो कि साइन हुई थी काठमांडू के गोरखा रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसको मानता है, और मानता है कि वही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है बाउंड्री डेलिनेशन में। ठीक है। जो सुगाली ट्रीटी है वो मार्क करती है कि काली रिवर है, जिसको नेपाल में महाकाली बोलते हैं, उसको नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर मानते हैं इंडिया के साथ। ठीक है। हाईवर जो काली रिवर का जो ओरिजिन होता है उसको इंटरप्रेट नेपाल और इंडिया दोनों के द्वारा अलग अलग इंटरप्रेट किया जाता है। नेपाल में जो रिवर ओरिजिनेट होती है काली, वो लिम्पियोद्रो में होती है, हायर हिमालय से, जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से नेपाल को वो असेस मिल जाता है। ठीक है। लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग वो रिवर ओरिजिनेट होती है काला पानी विलेज से, जिसकी और उसके अकॉर्डिंग फिर इंडिया के अकॉर्डिंग क्या होगी, वो जो नेपाल की जो टेरिटोरियल डिमांड है वो नेपाल की नहीं रहती, वो इंडिया की हो जाती है। ठीक है। तो ये एक डिसएग्रीमेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले का जो लिपू लेक पास है वहाँ पे पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। इसके अलावा जो लिपू लेक की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ से आप चाइनाज़ के जो ट्रूप सी मूवमेंट है उनको आप मॉनिटर कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन फर्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस अप्रूव $374 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। फिलीपींस के अलावा, ठीक है,
ब्रह्मोस, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट कोलैबोरेशन था इंडिया का डीआरडीओ और रशिया का एनपीएम के द्वारा, जिसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड से भी, सी से भी और एयर से भी, अगेंस्ट सरफेस या सी बेस्ड टारगेट से। इसकी जो रेंज थी ओरिजिनल 290 किलोमीटर थी, लेकिन फिलहाल अब 350 से 400 किलोमीटर है। इसमें नेम रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इंडिया का है तो ब्रह्मपुत्र रिप्रेजेंट करती है, और रशिया का मोस्को रिवर मोस डिवाइन करता है। रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने सेवरल इनिशिएटिव लिए हैं सो दैट हम अपना इंडिया का जो मतलब कि मिलिट्री सेक्टर है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनियस बना सकें और सेल्फ रिलायंट बन सके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, अभी क्या फिलीपींस के अलावा अब ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड और भी कंट्रीज से आ रही है, और इसको और फिलहाल किस किस कंट्री का डिमांड चल रही है, इंडोनेशिया और थाईलैंड का, और वहीं पे क्या कर रहे हैं नेगोशिएशंस हो रही हैं एडवांस स्टेज में। ठीक है, तो अब फिलहाल क्या कर रखा है रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट की नोटिफाई किया है, जिसमें हम इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप ये आइटम्स आप मैन्युफैक्चर करो। इसके हमने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया सो दैट हम अपना इंडिया में जो डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन के कंटेंट को प्रमोट कर सकें, और एक इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस लेके आए सो दैट हम क्या कर सकें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इनोवेशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। फिर आया था बाय इंडियन आईडीडीएम, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ द इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, सो दैट हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकें अपना प्रोक्योरमेंट कर सकें फॉर कैपिटल इक्विपमेंट। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जिसमें कहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कौन कौन से स्टेट में, यूपी में, तमिलनाडु में। एनहेंस्ड एफडीआई की बात करिए, मतलब कि हमने क्या किया है डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% तक अलाउंड कर दिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट, और गवर्नमेंट रूट के थ्रू आप 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स के ऑफकोर्स हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी, सिक्योरिटी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और हमारी जो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है वो भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है Ministry of Power promulgated revised guidelines and standard for charging the infrastructure for electric vehicles। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आ रही है तो ये एनवायरनमेंट में कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जल्दी जल्दी फास्ट इनेबल मतलब कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी प्रमोट कर सकें और जो हमारे कार्बन एमिशन उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, गाइडलाइंस को 2019 की गाइडलाइंस से आगे अमेंड किया गया है। हाईलाइट्स किए हैं इसमें हम क्या करेंगे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करेंगे। पहले फेज़ में ये बोला गया था कि हमें जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 4 मिलियन प्लस है एज़ पर सेंसस 2011 उसमें मतलब कि 1 से 3 साल लगेंगे। फेज सेकंड में हमने लिखा था 4 बिग सिटीज़ लाइक स्टेट कैपिटल यूनियन टेरिटरी हेडक्वार्टर, उसमें 3 से 5 साल तक के लिए इसको लिखाया था। इसमें क्या क्या ओनर्स क्या कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं अपने रेजिडेंसीज में, ऑफिस में। ठीक है, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूज़ करके। इसके अलावा जो प्रमोशनल रेट्स पे जो लैंड है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर्विस चार्ज की सीलिंग को फिक्स कर सकती है कि पीसीएस के द्वारा कितना सर्विस चार्ज को लिया जाएगा। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने भी किया था कि नेशनल कि उनको एक क्रिएट करेंगे नेशनल ऑनलाइन डाटाबेस ऑफ ऑल द पीसीएस दैट इज़ अ पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सको। ठीक है, इनिशिएटिव क्या लेंगे सो दैट हम अपने इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। नीति आयोग ने हैंडबुक रिलीज करी थी टू गाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ रिलीज सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज सर्विस फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके अलावा हम क्या करें फेम सेकंड जो स्कीम है उसके अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव देते हैं कंपनी को। बैरियर्स क्या आ रहे हैं कि हमारा अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या अनसर्टेनिटी है हमारी, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना पसंद करते हैं, भी है नहीं ये तो है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, इसका फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा क्या डिमांड चार्जेस फिक्स हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सो दैट हम सोशलाइज कर सकें। मैनेजमेंट का लैक है। ठीक है, नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी अच्छा नहीं है। लैंड का आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन इशूज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेस। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सुजेस्ट 5 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा फॉर द एफसीआई दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो मैं न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या 58 फाउंडेशन डे है किसका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर मिनिस्टर ने बोला है मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स ने 5 प्रिंसिपल दिए कि किस तरह से हम एफसीआई दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोग्रेस को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जो हमारी पब्लिक परसेप्शन है उसको चेंज करना है एफसीआई की। मतलब कि माना जाता है कि एफसीआई इनएफिशिएंट है करप्ट है, तो उसको हमें उसकी परसेप्शन बढ़ाना, मतलब कि जो लोगों में परसेप्शन जो है उसको जैसे पुलिस के लिए परसेप्शन बनी हुई है हमारी पब्लिक में, तो उसको चेंज करना है और ये बनाना है कि नहीं भाई वो लोग डायनेमिक है, इंक्लूसिव और ऑनेस्ट है। इसके अलावा हमने क्या करना है एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पे फोकस करना है। ठीक है, कि किस तरह से हम चीज़ों को प्रोक्योर करें मतलब परचेज करें और किस तरह से हम मतलब डिलीवर करें। ठीक है, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें लीकेज फ्री, मतलब कि कहीं भी कोई घोटाला ना हो।
ठीक है। इसके अलावा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए सो दैट कोई भी अगर फार्मर्स या जो एफपीओस के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स पे लैंड करना है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी है सो दैट हम इंडिया को एक फूड हब बना सकें। ठीक है। एफसी को सेटअप किया गया था अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 सो दैट हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। जैसे सबसे पहले था कि इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग फार्मर इंटरेस्ट। इसके अलावा हम फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स अपने बफर स्टॉक को मेंटेन करते हैं सो दैट कल को नेशनल फूड सिक्योरिटी को हम एनहेंस कर सकें, मतलब रखें। ठीक है। इश्यूज़ क्या फेस किए जाते हैं एफसीआई के द्वारा, सबसे पहले क्या, जो राइस और व्हीट की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है 37 रुपीज़ पर केजी राइस की और व्हीट की 27 पर केजी 2020-21 में, जो कि पहले 26 पर केजी थी किसकी, राइस की, और व्हीट की थी 19 पर केजी 2013-14 में। ग्रेन स्टॉक्स हमेशा एक्सेस है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टेज बहुत होती है। लीकेज मतलब फूड ग्रेन्स एक्चुअल में जो बेनिफिशरीज हैं, जो मतलब डिज़र्व करते हैं, उनके पास नहीं भेजती, मतलब कि घोटाला चलता है और नियर अबाउट 46.7% लीकेज होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हेल्ड वर्चुअल मीटिंग विद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका। ये गाइस हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या देखो, दोनों में मीटिंग हुई है श्रीलंका और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर में, जिसमें लिखा है कि किस तरह से हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकें श्रीलंका, और फ्यूल एंड 2 क्रेडिट लाइन्स फॉर फ्यूल एंड फूड। इन्होंने इसमें 4 पिलर्स पे काम किया है कि किस तरह से हम शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए कोऑपरेशन कर सके दोनों कंट्रीज़ फ्रेंड, सो दैट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और बढ़ा सकें इंडिया और श्रीलंका में। अगर हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस पढ़ते हैं, कमर्शियल देखा जाए तो श्रीलंका एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमंग सार्स कंट्री, और इंडिया और श्रीलंका में ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रखा है 2000 से। डेवलपमेंट कोऑपरेशन देखें तो श्रीलंका मतलब कि वो कंट्री है जो इंडिया से क्रेडिट लेता है, डेवलपमेंट क्रेडिट लेता है। फॉर एग्जांपल सुनामी जब आई थी तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन देखें तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, त्रिनमकोलो पोर्ट और ऑयल टैंक फार्म्स को डेवलप कर रहे हैं। इंडिया जापान का एग्रीमेंट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, श्रीलंका के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप कर रहे हैं कोलंबो हार्बर पे। ठीक है। इश्यूज़ क्या फेस किए जाते हैं, सबसे पहले फिशरमैन का इशू, क्योंकि आपने देखो वहाँ पे भी तमिल श्रीलंकन्स हैं। फिशरमैन इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं क्या है, दोनों में टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है, स्पेशली पाक स्टेट्स में, गल्फ ऑफ मैनर्स में, जिसकी वजह से इन दोनों में डिस्प्यूट होता रहता है। चाइनीज़ हेजमनी है, श्रीलंका के पास स्ट्रेटेजिक हाउस बोट है, मतलब कि श्रीलंका का जो एक स्ट्रेटेजिक बोट था वो ऑलरेडी वो चाइना को हैंड ओवर कर चुका है। एथनिक इशू है, कन्फ्लिक्ट रहा है सिन्हाल मेजोरिटी और तमिल मेजोरिटी में, जिसकी वजह से इंडिया और जो श्रीलंका की जो बायलैटरल टाइज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी छोटी छोटी न्यूज़, स्टेट लेजिस्लेचर हैड फ्यूअर सिटिंग्स एंड पार्लियामेंट इन द 2021। अभी क्या रिसेंट एनालिसिस किया गया बाय द हिंदू, जिसमें लिखा है कि जो अभी 9 स्टेट असेंबलीज़ की फंक्शनिंग देखी गई है कि इन्होंने सिर्फ 2021 में सिर्फ 11 से 43 दिन काम किया, मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 9 स्टेट असेंबलीज ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 11 से 43 डेज तक काम किया। और अगर हम ये देखा जाए तो 2020 में लोएस्ट 33 डेज था और यहाँ पे लोएस्ट 11 डेज रह गया। तो पार्लियामेंट में ओनली स्मॉल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बाय फंक्शनिंग फॉर 58 डे। इसके अलावा दोनों जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली हैं उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कोविड की वजह से। ठीक है, तो ये एक बिगेस्ट रीज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग, लेकिन आर्टिकल 174 बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को हर 6 महीने में मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशन इनवाइट करा है 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन R&D ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप MSMEs में थे अंडर दिस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये कि हमें क्या करना है, 85,000 जो हाई क्वालिटी और क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो किस फील्ड में है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में, उनको ट्रेन करना है। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को हम इनिशिएट करेंगे कुछ की एरियाज में, इंक्लूडिंग एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 100 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट होगा, जैसे स्टार्टअप MSMEs, इसके अलावा IITs, NITs और IIITs में भी। इसके अगेन नोडल एजेंसी कौन होगी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी। ठीक है। इसके अलावा रिसेंटली प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि जो 16 जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल स्टार्टअप डे। ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। फाइन। नेक्स्ट है ऑक्सफैम रिलीज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट की वर्ल्ड के जो 10 रिचेस्ट मैन हैं मोर देन डबल देयर फॉर्च्यून ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ पैंडेमिक, मतलब पहले जो 2 साल पैंडेमिक था तो उन्होंने मतलब अपनी उनकी इनकम डबल बढ़ी है। ठीक है। पैंडेमिक की वजह से जेंडर पैरिटी वापस आ गई है, मतलब कि फ्रॉम 99 ईयर्स नाउ 135 ईयर्स, मतलब हमें जो लग रहा था कि जो जेंडर पैरिटी हम 99 ईयर्स में ख़त्म कर सकते हैं उसको हमें 35 साल लगेंगे। फाइन। जो रिचेस्ट जो टॉप 1% जो पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, वो
ज़्यादा कार्बन एमिशंस को एमिट करती है एज द, और जो लास्ट की जो 50% है वो कम करते हैं। इंडिया रिलेटेड क्या फाइंडिंग है, देखो अभी ग्लोबल फाइंडिंग है रीजन, जो 2021 में 84% जो घरेलू घर है हमारे, उनकी इनकम घटी है, लेकिन जो इंडियन बिलियनरीज हैं उनकी बढ़े हैं, वो 102 से 142 हुए हैं। 2021 में जो 50% जो बॉटम पॉपुलेशन है, उनकी जो नेशनल वेल्थ है वो सिर्फ 6% रह गई है। इसके अलावा 4.6 करोड़ इंडियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिरे हैं 2020 से। ठीक है। बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स एक वेब बेस्ड हजार्ड मैपिंग एंड रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क है फॉर द बिल्डिंग सेक्टर। एक ये इनोवेशन है किसका, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जिसको सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका काम क्या है, इसको डिज़ाइन किया गया है सो दैट हम क्या कर सकें, लोकेशन स्पेसिफिक, मतलब कि कहाँ पे एक स्पेसिफिक हज़ार आ सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन को असेस कर सकें। इसके अलावा हम कुछ मेजर्स लेते हैं सो दैट हम कुछ एप्लीकेबल इसको मिटिगेट कर सकें, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कर सकें फॉर डिस्क्लोजिंग अ बिल्डिंग रेजिलियंस इन्फॉर्मेशन बिटवीन सेक्टर स्टेक होल्डर। इसके अलावा बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स से क्या होएगा कि हम इजीली क्या कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, गवर्नर्स हैं, वो किस तरह से बिल्डिंग्स, मतलब कि कोई भी डिजास्टर है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बना सकें, असेस, इंप्रूव और डिस्क्लोज कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल्स कोएलिशन। ये ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, कोलैबोरेशन है, रीडिफाइनिंग वैल्यू टू ट्रांसफॉर्म डिसीजन मेकिंग। देखो कोएलिशन एम्बिशन इज़ दैट कि 2030 तक, बाई 2030 जो मेजोरिटी जो बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, नेचुरल कैपिटल को इंक्लूड करेंगे। जो मतलब जो वाटर है जो आप फ्री में लेते हो उनकी वैल्यू क्या, उसको इंक्लूड करेंगे। सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, अपने मतलब कि जो भी डिसीजन लेते हैं तो इन सबको वो इंक्लूड करेंगे सो दैट हम वर्ल्ड को फेयर, जस्ट एंड मोर सस्टेनेबल बना सकें। समझ में आ गई। नेक्स्ट है गोट हेड योगिनी। ये 10th सेंचुरी स्टोन आइडल है जिसको इलीगली रिमूव कर दिया था उत्तर प्रदेश के लोखारी बंदा रीजन से, टेम्पल से, और इसको वापस लेके आ चुका है लंदन से। योगिन्स क्या होते हैं, दे आर अ ग्रुप ऑफ पावरफुल फीमेल डिविनिटीज जो तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप से एसोसिएट करते थे। इन्हें एज अ ग्रुप वर्शिप किया जाता था। ऑफन 64 लोग होते थे और माना जाता था इनके पास पावर्स बहुत हैं, इन्फाइनाइट पावर्स हैं। वॉल्केनिक इरप्शन इन टोंगा। अभी क्या वायलेंट इरप्शन आया हुंगा टोंगा, हुंगा हापाई वॉल्केनो में। ठीक है। देर वाज, माना जाता है कि 1 मिलियन अंडर सी वोल्केनो है और जो मोस्टली हैं वो दे आर लोकेटेड नियर द टेक्टोनिक टोंगा ग्रुप ऑफ आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशन में, जो लोकेट करता है नियर फिजी एंड सामोआ। 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड है, टोंगा पाटू, हापी एंड वावू एंड नियाज। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है जो कि डायनेमिक जियोलॉजिकल एक्टिविटी का एरिया है। टोंगा इज़ द ओनली पैसिफिक कंट्री जहाँ पे मोनार्की चल रही है अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है जहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स आते रहते हैं आफ्टर वनातु। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री कौन सी है, वनातु, और सेकंड पे है ये टोंगा। लास्ट न्यूज़ है कुछ पर्सनालिटीज़ है न्यूज़ में। पंडित बिरजू महाराज, ये बॉर्न एज अ ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा और ये लेजेंडरी कथक मास्टर होते थे और कालका बिंडागिन घराना में लखनऊ के। ये इक्वली प्रोलिफिक सिंगर भी होते थे, पोइट एंड पेंटर भी होते थे, आर्टिस्ट थे, डेडिकेटेड थे टुवर्ड वर्ल्ड एंड प्रोग्रेसिव। कंट्रीब्यूट क्या किया है इन्होंने, कथक केंद्र दिल्ली को सर्व किया है, वहाँ पे वो गुरु थे फॉर सेवरल डेकेड्स, काफ़ी सालों तक। इन्होंने कथक को, जो क्लासिक डांस था, उसको फिल्म इंडस्ट्री में लाया और ग्लोबल लेवल तक इसको पहुंचाया। इनको पद्म विभूषण भी मिला था 1986 में। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, कालिदास सम्मान भी मिला हुआ बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। राजीव गांधी पीस अवार्ड भी मिला हुआ। थिरुवल्लुवर, ये आपको पता होगा, इनको वल्लुवर भी बोलते हैं। इनका काम थिरुकलर, जो कि एक कलेक्शन ऑफ कपलेट्स हैं, पॉलिटिक्स, लव, एथिक्स एंड मास्टर में, उनके लिए जाने जाते हैं, जो कि एक तरह का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तमिल लिटरेचर में। इसके अलावा ही वाज अ एडवोकेट ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, नॉन वायलेंस, टेम्पर एंड द डिसीजन। फाइन। तो ये जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।